नमस्कार। राम राम। गोयल जी का, शिल्पम जी का, फ़हीम जी का, आप सबका धन्यवाद। आज लगातार तीसरे या चौथे, फोर्थ, पहले तो इस बात पे ताली होनी चाहिए, लगातार चौथे पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव में आप सबका स्वागत करने का मौका मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ हमने पिछले साल बात की थी, आज उससे आगे बढ़ेगी। और जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मेरी टॉक का टाइटल भी मोदी इकोनॉमिक्स 3.0 है, विच इज़ द ट्रांसफॉर्मेशनल एम्बिशन विच मेजॉरिटी ऑफ अस वुड नॉट हैव इवन थॉट 10-12 years बैक फ्रॉम नाउ। और उसमें से कौन सी चीज़ें हो रही हैं और क्या आगे एस्पिरेशंस हम डेवलप कर सकते हैं, इसके ऊपर बातचीत हो पाएगी। लेकिन थोड़ा सा रिकैप, 2000 पिछली बार जब हम मिले थे पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन समिट में, तो 2013 और 2023 के बीच की जर्नी मैंने आपके साथ शेयर की थी। 2013 का भारत जिसमें पूरी दुनिया ये कह रही थी कि तुमसे ना हो पाएगा, और 2023 का भारत जिसमें G20 में पूरी दुनिया आपके साथ, आपके प्रधानमंत्री के पीछे, आपके देश के साथ खड़ी होकर कह रही है कि होगा तो तुमसे ही होगा। एंड दैट कुड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, it also extends to existential challenge which each country is facing today, that is climate financing. COP terribly failed in COP 26, 27, 28 and eventually after 29th. आज देश भर में, दुनिया भर में जिस कॉम्पिटेंस की बात हो रही है, वो एक राष्ट्र के कॉम्पिटेंस की, एक देश के कॉम्पिटेंस की बात नहीं हो रही है। क्लाइमेट को, ट्रांसपोर्ट को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिकार्बोनाइज करना सिर्फ भारत के अकेले का टारगेट नहीं है, सारे देश कर रहे हैं कोशिश। और एक लंबे समय तक इसकी उम्मीद थी कि यूनाइटेड नेशंस के कॉप समिट से इसकी चीज़ें निकल के आएंगी और हम देख सकेंगे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन का सोल्यूशन कॉप के मीटिंग्स में निकल के आता है। बट क्या हुआ? ग्लोबल डिसअपॉइंटमेंट। सो इस वक्त आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो प्रधानमंत्री जी के पूरे जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का उन्होंने मंत्र दिया फॉर्म 2014 में, उसके बाद 2014 से 2019 तक रिफॉर्म, 2019 से 2024 तक परफॉर्म, और अभी आप हैं 2024 से 2029 ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर मैं बेनिफिट, एम्बिशन और अचीवमेंट के हिसाब से देखूं तो ये सबसे ज़्यादा डिलीवर करने वाला टर्म है, क्योंकि पहले आप रिफॉर्म कर रहे थे, फिर आपने क्रिटिकल कंपिटेंस के ऊपर परफॉर्म किया है, और इस टर्म में हम सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस देख पाएंगे। लेकिन यहाँ मैं किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ? बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं बात करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, और इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमीज़ में 30 से ज़्यादा सेक्टर हैं हमारे पास। मैं सिर्फ 2 बातें आज आपके साथ शेयर करूंगा। एक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट व्हाट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड बट व्हाट वी कुड टुगेदर अचीव, एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विच यू हैव नॉट थॉट दैट इंडिया वुड बिल्ड फॉर द वर्ल्ड। ये दोनों सेगमेंट आपको दर्जन भर लीडिंग इकोनॉमीज से ऊपर रखते हैं, और इसमें एडवांसमेंट, इसमें क्रिटिकल अचीवमेंट आपकी इस वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप 195 देशों का इंडेक्स देखें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वी हैव गॉन इन लास्ट 5 years फार लॉन्ग बियॉन्ड द रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड नाउ I am referring here just to give you in context that we are on same pitch what we are discussing, क्योंकि ये सेंस सिर्फ मैड जिंगोइज्म का नहीं है, ये सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके साथ में काम करने का है। रशिया, इटली, फ्रांस, यूके, इन 4 देशों के जिसके मैंने नाम लिए, इन सब की इकोनॉमी को आपने पीछे कर दिया। कौन से डेट को? एनीबडी इन द हॉल?
रशिया को किस दिन किया, इटली को किस दिन किया, फ्रांस को किया, यूके को किया, किसी को याद नहीं होगा यहाँ। इसमें से दो आपके कॉलोनाइजर रहे हैं, यूके एंड फ्रांस। 150 साल राज किया है उन्होंने आपके ऊपर, उसकी इकनॉमी को आज आप पीछे कर चुके हैं। आपको डेट याद नहीं है कि किस डेट को पीछे, क्योंकि खबर छपी होगी अखबार में कि हम आज बड़ी इकनॉमी बन गए। आज आपके सामने 3 इकनॉमीज़ खड़ी हैं, और ये तीनों इकनॉमीज़ जो आपके सामने खड़ी हैं, जापान, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स, इन तीनों इकनॉमी में जर्मनी को मैं साइडलाइन 5th इकनॉमी है, मैंने चौथे का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि जर्मनी की खबर आप उसी तरह अखबार में किसी दिन पढ़ेंगे। मेरे प्रेजेंटेशन में जर्मनी के साथ इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने के नेटवर्क पे जो काम चल रहा है, आप उसको देखकर इस कॉन्वर्सेशन से, इस PSU ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव समिट से ये मान के जाएंगे कि हो सकता है खबर अगले 3 महीने में आ जाए कि आप जर्मनी से बड़ी इकनॉमी बन चुके हैं। ज़रूरी यह है कि हम जापान की तरफ देखें, और जापान के पास वो ब्यूटीफुल टाइम विंडो था 1975 से 1985 के बीच, 1995 के बीच। और इस ब्यूटीफुल टाइम विंडो को अगर आप थोड़ा रिवर्स करके देखें तो 1975 में 512 बिलियन US डॉलर की इकनॉमी जापान की होती है, और 25 साल के टाइम विंडो में वो $5 ट्रिलियन, 5.14 और 12 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी बन जाता है, करीब करीब 25 फोल्ड। सो अगली बार जब आपसे कोई कहे कि विकसित भारत क्या है, ये 25 साल का विज़न कैसा है, 5 साल की गवर्नमेंट का, जिसका उतना लंबा टेन्योर होगा या नहीं होगा, यू कैन सी विकसित भारत एवरीवेयर ऑन द PSU ट्रांसफॉर्मेशन समिट। तो आपके पास वो एम्बिशन का प्रैक्टिकल ट्रांजिशन एग्जाम्पल होना चाहिए, और जापान उस ड्रीम को आज जी रहा है, जिस ड्रीम को हम आज देख रहे हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल और दे देता हूँ, आप बिल्कुल कोरिलेट कर पाएंगे। आपका नेशनल एम्बिशन है 14% GDP स्पेंड को नीचे करके 9% पर लाने का। एम आई राइट? आप सब जानते हैं लॉजिस्टिक स्पेंड हमारा कुछ 14% के आसपास है, और 5% का रिडक्शन करके हम उसको सिंगल डिजिट में लाना चाहते हैं। वी ऑफन हियर गडकरी जी स्पीकिंग अबाउट इट, वी ऑफन हियर आवर प्राइम मिनिस्टर स्पीकिंग अबाउट इट, दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टैंड competitive in terms of export, and also to stand competitive against China when it comes to product and manufacturing. दूसरा एक और एम्बिशन जो आपके साथ इस वक्त कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहा है, जिसमें हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। एक तरफ 1980 से 1990 का दशक, जिस वक्त वीज़ा, मास्टर कार्ड पूरी दुनिया में दे वर थ्राइविंग एज अ बिग सोल्यूशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिंग बैंक्स टू बैंक, allowing them to withdraw money from any ATM, asking every bank to join the network. This was Europe's era. 2020 से 2030 का जो सफ़र है, ये भारत का टिकेट है। ये भारत का डेकेड नहीं है, ये भारत का टिकेट है, और ये टिकेट डिसाइड करेगा कि आगे आने वाली सेंचुरी भारत की होगी या नहीं। सो विदाउट any more due into the conversation that I wanted to share with you is that 2 areas of significant leap that are posing today to us as a challenge are digital infrastructure and physical infrastructure. And I have promised you that today something of digital infrastructure and physical infrastructure is what I am going to share in prospect of transformation and Modi Economics 3.0. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के 3 एज थे, उसके बारे में मैं एक एक लाइन बोलना चाहूँगा। एक एरा था जिसमें हम सब लोग होंगे कॉलेज में या स्कूल में, वो पीसी का एरा था। ये वो वक्त था जब आपके पास प्राइवेट कंप्यूटर्स होते थे, और इन प्राइवेट कंप्यूटर्स को आप एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कोई एक व्यक्ति कहीं सॉफ्टवेयर बनाता था, फिर वो उसको लाइसेंस करता था, उसकी छुट्टी हो जाती थी फॉर अ लॉन्ग हॉलीडे बिकॉज उसको रॉयल्टी मिलती है।
आज हम उस एरा से बाहर निकल चुके हैं। आज आप एक सॉफ्टवेयर बना करके 6 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। 6 महीने में दूसरा सॉफ्टवेयर आपके मार्केट को ओवरराइड कर लेता है। दिस वॉज ऑलमोस्ट 10 years बैक, पीसी एरा। पीसी एरा के बाद एक दूसरा एरा आया जिसमें हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, दैट इज़ द एरा ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। इस एरा में इंटरनेट और एक छोटी सी लिटिल मोबाइल एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन में होती है, ये आपको पावर और एक अमेजिंग इफ़िशिएंसी और रियल टाइम मैनेजमेंट के साथ जोड़ सकती है। किसी भी सेक्टर के, किसी भी टर्म के, कुछ भी आप कितना, आप न्यूक्लियर प्लांट भी आप अपने फ़ोन के एक ऐप पे वॉच कर सकते हो। इतनी कैपेबिलिटी इस सेकेंड एरा में डेवलप कर दी। और तीसरा एरा था डेटा सेंटर का एरा। दिस थर्ड एरा ऑफ डेटा सेंटर इज द एरा वेयर नाउ सॉफ्टवेयर्स आर गोइंग टू बी residing in the data center, doing lot of work which is giving a backup to your mobile phone apps and also giving backup to do things which you have never imagined that you will be able to do on multiple locations, on multiple windows, even in phones or even on tablets. This data center era is now, अब अगर उसमें मैं गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एंटिटी डाटा इनको लूँ तो इस वक्त भारत की डेटा सेंटर को रेंट करने की कैपेबिलिटी अगर 100 रुपये से 100 to 64 के बीच में है, देन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव वन फॉर द वर्ल्ड टू कम अहेड एंड लुक एट इंडिया एज अ पोटेंशियल प्लेस फॉर डेटा सेंटर. बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर. दिस इज जस्ट द बिगनिंग. द एरा वेयर आई एम willing to take you is the era of artificial intelligence and the era of what not you can bring to this same ecosystem. And the difference is आज सॉफ्टवेयर को राइड कर सकते हैं, वो भी रियल टाइम में रियल डेटा यूज़ करके. सो जिस वक्त आपकी प्रॉब्लम अराइज हो रही है उस वक्त आपका एक दूसरा सॉफ्टवेयर जिसको आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखना सिखाया है वो एक रियल टाइम में सोल्यूशन लिख के आपको दे सकता है. एंड दिस गिव्स ओपन अ इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी. जस्ट टू ट्रांसलेट इट टू द यूज केस ऑफ सेक्टर्स, 1800 के आसपास लैंग्वेजेस हैं भारत के अंदर और 1800 के आसपास डायलेक्ट्स हैं और 800 के आसपास कुछ लैंग्वेजेस होंगे. सेल्वम जी मुझे करेक्ट कर पाएंगे अगर मैं ठीक ठाक बोल रहा हूँ तो. इनमें से ज़्यादातर लैंग्वेजेस और उनको जानने वाले लोग 60-70% के आसपास जो हमारी पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है. उनको गवर्नमेंट की मेन स्ट्रीम फैसिलिटीज़ के साथ विच ऑल्सो गिव देम अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन एज ए स्टार्टअप्स एंड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. टुडे वी वांट देम टू बी लिटरेट. थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए. अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने पिछले 10 साल में पोर्टल बना भी दिया है तो. The age which I am going to tell you, the era which I am going to share with you is not going to ask them to be even literate. But still, their information, their inclusion in the mainstream economy until our parallel wings of education they reach and make 100% literacy possible in India would be able to submit a pure, complete application only by speaking. Their name, their location, their address, their ID card number or whatever number, and the software will be able to speak back to them that माँ जी ये आपने बातें बोली हैं, क्या इस आवेदन को सबमिट कर दिया जाए. And the moment she says yes, you will be, the application can get installed or submitted. This is going to bring an different degree and scale of inclusion which we have never imagined, which we have never experienced. We have just experienced something which can be seen as a start of a digital era. And the second part, which I said physical era, physical infrastructure, is the infrastructure which is going to take us to the next growth story of India, the infrastructure and energy. I have been recently given some work to do with India Middle East European corridor, and I look forward to each PSU who is involved into today's characterization of how industries, mobility, logistic operates in India to create a prototype, to create an use case standard work which can be given to India Middle East corridor.
और मैंने शुरू में ही कहा था, जो आपने पिछले 70 सालों में एक सोचा भी नहीं था, वो आज आप कर रहे हो। 2023 G20 में आप इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की अनाउंसमेंट करते हैं। 6 महीने के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दुबई जाते हैं, इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन फ्रेमवर्क पर साइन करते हैं फरवरी 2024 में, और फरवरी 2024 से फरवरी 2025, अभी मैं रिसेंटली दुबई गया था डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स को और उनके करंट प्रोग्रेस को देखने के लिए, 60 to 70% ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर फ्रॉम दुबई टू द बॉर्डर ऑफ सऊदी अरेबिया इज डन, इज करंटली रेडी। 70 साल पहले आपने सिर्फ सोचा होगा इस देश में रोड बन जाए तो बहुत है, आज आप इंटरनेशनल कॉरिडोर बना रहे हो, एंड दैट टू ऑन द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर who wanted to reinstall the spice route. I don't know how many of you know about the spice route and silk route. Most of us, we know about the silk route, but very less people know about the spice route, which used to be 1500 years a main economic corridor for India's spice going to Europe. Each one of us, each PSUs are in position टू डिज़ाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी उसके ऊपर रेल है, रोड है, ऑप्टिकल फाइबर है और हाइड्रोजन गैस पाइपलाइन है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स G20 में दिल्ली के अंदर डिसाइड हुई थी, किसी और देश ने डिसाइड नहीं की थी। इसके प्रपोजल्स, इसके नेगोशिएशंस, इसके कॉन्वर्सेशंस में मेरे इमीडिएट मेंटर अमिताभ कांत सर ने काफ़ी मशक्क़त की थी कि सब लोगों को, ये 12 के 12 देश जो उसमें आएंगे, 8 के आसपास जिनके बीच से गुजरता है, दुबई, जॉर्डन, कुवैत, ग्रीस, इज़राइल, इन सबको साथ लाकर इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी डिफाइन हो दैट इट चेंजेस द ग्लोबल ऑर्डर ऑफ साउथ। एंड टुडे इफ़ यू डेवलप अ कॉम्पिटेंस टू ब्रिंग इट टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ मे बी e-highway, मे बी electric corridor, or maybe something which gives the world a solution, is what we are in position. So dear friends, ladies and gentlemen, we are living that time window which Japan lived once, between 1975 to 1995. In this next 25 years, which are the Amrit Kal of Bharat, we must try things which we may try. With this, I'm very happy to give you a warm welcome to this PSU summit. I'm expected to speak on future forward leadership in the next session. I want all of you to be here with me, stay with me, and work together to design right content for this premium once in a lifetime opportunity, once in a historical milestone opportunity, and the intent of our leadership. Thank you. Have a great day.